पॉलिटिकल थ्योरी का आपको पॉलिटिकल थ्योरी ओपीजी का ये आपको चैप्टर 1 जो है वो राजनीति क्या है उसके अंतर्गत आपको पढ़ रहे हैं। इसमें आपको ये पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पर क्या राजनीति का सरोकार, संघर्ष और उसके समाधान से है। तो राजनीति का जो सरोकार है सरोकार, राजनीति का सरोकार या संबंध संघर्ष और उसके समाधान से है। देखिए आपको यहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन। राजनीति एक विशेष मानवीय क्रिया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परंतु उसके प्रत्येक गतिविधि राजनीति के दायरे में नहीं आती। हम यह कह सकते हैं कि एक विशेष स्थिति में एक विशेष स्थिति में मनुष्य जो क्रियाएं करता है वे राजनीतिक परिभाषा में आती है। इस स्थिति को हम राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं। एलेन बार, देखिए यहाँ पे एलेन बार ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आधुनिक राजनीति और शासन 1988 के अंतर्गत लिखा है कि राजनीतिक गतिविधियों से मतभेद हो। देखिए यहाँ पर राजनीतिक गतिविधि से मतभेद और डिसएग्रीमेंट की उपस्थिति और उन डिसएग्रीमेंट की उपस्थिति और उन मतभेदों के समाधान, रिकनकिलेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट के प्रयास का संकेत मिलता है। राजनीतिक स्थिति का सार तत्व संघर्ष, कन्फ्लिक्ट और उस संघर्ष का समाधान, रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट है। इसी प्रकार स्टीफन एल वास्वी ने पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन, राजनीति विज्ञान का परिचय, अध्ययन, विषय और उसके उपागम 1973 के अंतर्गत लिखा है। जहाँ राजनीति है वहाँ कोई ना कोई विवाद, कंट्रोवर्सी रहता है। जहाँ कोई ना कोई समस्याएं होती है वहाँ राजनीति होती है। जहाँ कोई विवाद नहीं होता है, जहाँ किन्हीं समस्याओं पर वाद विवाद नहीं चल रहा होता है, वहाँ राजनीति भी नहीं होती। देखिए यहाँ पर जेडीबी मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का स्वरूप 1962 के अंतर्गत यह संकेत दिया था कि राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए शासन या सरकार, गवर्नमेंट का प्रयोग किया था। मिलर के शब्दों में राजनीतिक गतिविधि मतभेद की स्थिति से पैदा होती है और इसका सरोकार संघर्ष के समाधान में शासन के प्रयोग से है, चाहे वह कोई परिवर्तन लाने के लिए किया जाए या परिवर्तन को रोकने के लिए। यदि राजनीति एक सुनिश्चित गतिविधि के रूप में पहचानना हो तो इसके लिए पहले तो विभिन्न पक्षों या व्यक्तियों के बीच कोई आरंभिक मतभेद होना चाहिए और फिर किसी न किसी दिशा में इस मतभेद के समाधान के सरकार भी उपस्थित होना चाहिए। देखिए अब इस तरह राजनीतिक प्रक्रिया के लिए दो बातें जरूरी है। एक तो किन्हीं पक्षों के बीच कोई मतभेद या संघर्ष विद्यमान हो, और देखिए दूसरे सरकार के सत्ता अथॉरिटी के माध्यम से उन संघर्ष के समाधान का प्रयास किया जाए। एलन बार ने राजनीतिक स्थिति का जो उदाहरण दिया है वो उपयुक्त उदाहरण प्रतीत नहीं होता। उसने लिखा है कि यदि किसी शिशु गृह में दो बच्चे और एक खिलौना हो और दोनों बच्चे एक साथ उस खिलौने को पाना चाहते हैं तो वहाँ राजनीतिक स्थिति उपस्थित होगी। ऐसे में दोनों बच्चे मारपीट कर सकते ताकि जो ज़्यादा ताकतवर हुआ खिलौना ले जाए, माता वहाँ आकर अपनी सत्ता का प्रयोग करते हुए झगड़ा करने वाले बच्चों का फैसला करा सकती है। इस उदाहरण में दो कमियां हैं। एक तो यह कि इसमें दो बच्चों के निजी संघर्ष, प्राइवेट कन्फ्लिक्ट की ओर संकेत किया गया है, जो राजनीतिक स्थिति का उपयुक्त उदाहरण है। और इसी तरह के अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जो कि राजनीतिक परिधि में नहीं आते हैं, जैसे कि घर में बजट को लेकर पति पत्नी में होने वाला मतभेद या विवाद राजनीतिक स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। केवल ऐसे संघर्ष, मतभेद या विवाद को राजनीति का उपयुक्त विषय मान सकते हैं। केवल ऐसे संघर्ष, मतभेद या विवाद को ही राजनीतिक उपयुक्त विषय मान सकते हैं जो सार्वजनिक स्तर, देखिए यहाँ पर क्या जो सार्वजनिक स्तर पब्लिक लेवल पर पैदा हो, अर्थात जो ऐसी सामाजिक स्थिति में पैदा हो कि उसके साथ दो या दो से अधिक प्रमुख समूह जुड़े हो, चाहे वह विवाद स्थानीय स्तर पर पैदा हो या क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक, जातीय या ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे से जुड़ा हो। दूसरे शब्दों में राजनीतिक संघर्ष का सरोकार हमेशा सार्वजनिक समस्याओं से होता है, निजी समस्याओं से नहीं होता है। यह सार्वजनिक समाधान की मांग करता है, निजी समाधान की नहीं।
देखिए यहाँ पर सामान्य भाषा में हम धार्मिक संगठन, विश्वविद्यालय या कारखानों की राजनीति की बात करते हैं। जब तक यह तथाकथित राजनीति किसी अकेले संगठन तक सीमित रहती है। जब तक यह तथाकथित राजनीति किसी अकेले संगठन तक सीमित रहती है और सार्वजनिक जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं डालती, तब तक हम उसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उपयुक्त विषय नहीं मानते। परंतु कई बार निजी स्तर के संघर्ष सार्वजनिक सरोकार के विषय बन जाते हैं और राजनीति के दायरे में आने लगते हैं। जब पति पत्नी का निजी विवाद, परिवार में स्त्रियों की स्थिति या समाज में स्त्रियों के अधिकारों की समस्या बन जाता है, तब वह राजनीति का विषय हो जाता है, क्योंकि वह सार्वजनिक समाधान की मांग करने लगता है। एलन बार्क उदाहरण में दूसरी कमी यह है कि उसमें बच्चों के संघर्ष के समाधान का एक या तरीका सोचा गया है कि वे मारपीट कर सकते हैं, अर्थात हिंसा, वायलेंस का सहारा ले सकते हैं, परंतु हिंसा या युद्ध का सहारा लेना राजनीतिक समाधान, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की कोटि में नहीं आता। इसमें संदेह नहीं कि कुछ राजनीतिक विवादों की परिणति युद्ध के रूप में होती है, परंतु युद्ध राजनीतिक समाधान की विफलता का प्रतीत होता है। देखिए, परंतु युद्ध राजनीतिक समाधान की विफलता का प्रतीत है, परंतु युद्ध आपको राजनीतिक समाधान की विफलता का प्रतीत है। इसके विपरीत राजनीतिक समाधान में बातचीत, नेगोशिएशन, समझाने बुझाने को अंग्रेजी में बोलते हैं परसुएशन, पंच निर्णय बोलते हैं आर्बिट्रेशन, सुलह समझौते को बोलते हैं कंप्रोमाइज, दबाव, प्रेशर, वोटों की गिनती, काउंटिंग ऑफ वोट्स, या ऐसे ही अंतरिक्ष आते हैं जिनमें युद्ध या लड़ाई का सहारा नहीं लिया जाता है। वैसे युद्ध के दौरान जिन नियमों का पालन किया जाता है वे राजनीति का विषय माने जाते हैं। फिर युद्ध के बाद संबंध पक्षों के बीच समझौते की प्रक्रिया राजनीति का विषय होती है। कुछ भी हो, यह समाधान विवादग्रस्त पक्षों को स्वीकार अवश्य होना चाहिए। किसी विवाद से जुड़े पक्ष सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं में अपने हिस्से के बारे में तो मतभेद रखते हैं, परंतु अपने मतभेद को सुलझाने की प्रक्रिया प्रोसीड्यूर के बारे में उन्हें अवश्य सहमत होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि अभाव, स्कार्सिटी की स्थिति में सबकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, अतः उन्हें अपना तर्कसंगत हिस्सा रिजनेबल शेयर प्राप्त करके संतोष कर लेना चाहिए। यदि सब पक्ष अपनी अपनी मांग पर अड़े रहेंगे तो समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। पंच निर्णय को हम देखिए आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं? वह कार्रवाई जिसमें किन्हीं दो पक्षों के विवादास्पद विषय को उन दोनों की सहमति से किसी तीसरे तटस्थ पक्ष के पास निर्णय के लिए भेज दिया जाता है, फिर वे दोनों उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। जर्मन राजमर्मज्ञ प्रिंस बिस्मार्क 1815 से 1898 ईस्वी तक। जर्मन राजमर्मज्ञ प्रिंस बिस्मार्क ने 1867 में कहा था कि राजनीति संभाव्य की कला है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसका अर्थ यह था कि कोई व्यक्ति अपनी मांग को अडिग रख राजनीति में सफल नहीं हो सकता। उसे दूसरों की आशा, एक्सपेक्टेशन के प्रति सजग रहना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि तात्कालिक परिस्थितियों में कटु संघर्ष से बचते हुए क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं और उसकी प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपको राजनीतिक एक सीमित उद्देश्य लेकर चलना चाहिए और उसकी पूर्ति होने पर अपना हाथ खींच लेना चाहिए। विरोधी पक्ष को नीचा दिखाकर अपना वर्चस्व स्थापित करने की लालसा आपको स्वस्थ राजनीति का लक्षण नहीं हो सकता। राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने का साधन है। देखिए, राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन है। इसमें अपने सर्वोत्तम की सिद्धि का हट नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में सब पक्षों के सर्वोत्तम क्या होगा। अतः सर्वोत्तम के निकटवर्ती को पाने की कला द आर्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट है। देखिए यहाँ पर राजनीतिक इस परिभाषा को आज उपयुक्त माना जा सकता है। यह परिभाषा किसी देश की राजनीति पर भी लागू होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी सर्वथा उपयुक्त है। अब आप यहाँ देखिए कि राजनीति का सरोकार मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। देखिए, पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद
ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। देखिए संघर्ष का राजनीतिक समाधान संबंध पक्षों को इसलिए स्वीकार होता है क्योंकि समाधान आधिकारिक ऑथोरिटेटिव होता है। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम एन एनक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक प्रणाली राजनीतिक विज्ञान की वर्तमान दशा का अन्वेषण 1953 के अंतर्गत लिखा है कि राजनीति का संबंध समाज मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। यहाँ देखिए इस संक्षिप्त किंतु सारगर्भित परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका स्पष्ट विवेचन आवश्यक है। ये शब्द आपको मूल, वैल्यूज, आवंटन, एलोकेशन और आधिकारिक और ऑथोरिटेटिव। मूल्यों से ईस्टर्न का देखिए मूल्यों से ईस्टर्न का अभिप्राय है कि देखिए मूल्यों से ईस्टर्न का अभिप्राय कि समाज में मिलने वाली वे वस्तुएं, लाभ या सेवाएं, सुख सुविधा इत्यादि जो दुर्लभ है और जिन्हें मूल्यवान समझा जाता है, यहाँ जिनकी कामना की जाती है, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। जैसे कि हम सब रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा, शिक्षा और मनोरंजन के अवसरों, मान सम्मान इत्यादि कामना करते हैं। इसलिए ये सब मूल्यों को उदाहरण है। दूसरे शब्दों में मूल ऐसी इष्ट वस्तुएं हैं, लाभ या सेवाएं जिन्हें हर कोई पाना चाहते हैं, परंतु उनकी इतनी कमी, स्कार्सिटी है कि उन्हें कोई ही पा सकता है। अतः इनके मामले में समाज के अंदर एक अनार सौ बीमार वाली कहावत चरितार्थ होती है। देखिए आवंटन से उसका अभिप्राय है कि विभिन्न व्यक्तियों या समूहों में इन वस्तुओं का वितरण या बंटवारा अर्थात यह निर्णय करना कि किसे क्या मिलेगा। यह कार्यनीति पॉलिसी द्वारा संपन्न किया जाता है जिसमें निर्णयों का समुच्चय वेब ऑफ डिसीजंस आ जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे बहुत सारे तंतुओं का जाल बुनकर वस्त्र बनाया जाता है, वैसे ही बहुत सारे निर्णयों को मिलाकर नीति तैयार की जाती है और समाज में मूल्यवान वस्तुएं, लाभ हो या सेवाओं का बंटवारा इस नीति के अनुसार किया जाता है। निर्णय का अर्थ है अनेक विकल्पों, अल्टरनेटिव्स में से एक का चयन होता है। उदाहरण का आपको जब बसें थोड़ी हो और बहुत सारी बस्तियों के लोग बस सेवा की मांग कर रहे हो, तब बसें कहाँ से चलाए जाए, इस बारे में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हो सकते हैं। इनमें से उपयुक्त प्रस्ताव के चुनाव को निर्णय कहेंगे। नीति में निर्णय तक पहुंचना और उसे कार्यान्वित करना भी शामिल है। अब आधिकारिक शब्द की परिभाषा देना रह जाता है। ईस्टर्न शब्दों में आपको आधिकारिक का अर्थ यह है कि कोई नीति जिन लोगों की बनाई जाती है, लागू की जाती है या वह जिन्हें प्रभावित करते हैं वही लोग उसका पालन करना आवश्यक उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में आधिकारिक सत्ता, अथॉरिटी का ध्येय लोगों को बाध्य करना, विवश करना नहीं है। इसका अर्थ है किसी विशेष निर्णय या कार्रवाई को लागू करने के लोगों से सहर्ष आज्ञा पालन कराने की क्षमता। फिर देखिए जब हम राजनीतिक परिभाषा मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में देते हैं, तब हम उसे एक सार्वजनिक सामाजिक विषय के रूप में पहचानते हैं। दूसरे शब्दों में राजनीति एक सर्वव्यापक गतिविधि है। किसी भी समाज में अभिष्ट वस्तु, लाभ और सेवाएं इत्यादि थोड़ी होती है और उनकी मांग करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अतः वहाँ ऐसी आधिकारिक सत्ता की जरूरत होती है जो परस्पर विरोधी मांगों को सामने रखकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिसे सब लोग स्वीकार कर ले। इसका अर्थ यह नहीं कि उस सब की मांगें पूरी कर दी जाती है या कोई समाधान हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। वास्तव में एक समाधान स्वीकार कर लेने के बाद नई मांगे नए रूपों में प्रस्तुत की जा सकती है और फिर नए समाधान की तलाश शुरू हो जाती है। अतः राजनीति एक निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें राजनीति शुरू ना हुई हो। ना देखिए यह समाप्त हो गई हो। देखिए राजनीतिक इस दृष्टिकोण को हम साधारणतः उदारवादी दृष्टिकोण, लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स के रूप में पहचानते हैं। राजनीति का यह आधुनिक दृष्टिकोण है। निष्कर्ष कंक्लूजन की बात करते हैं। राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत यह मानकर चलते थे कि सामाजिक जीवन का लक्ष्य या ध्येय पहले से नियत या निर्धारित है और समाज के सदस्यों को पहले से निश्चित व्यवस्था के भीतर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किसी को उससे मतभेद प्रकट करने या कोई नया रास्ता सुझाने का अधिकार नहीं था। राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण प्राचीन दृष्टिकोण से इसलिए भिन्न है कि इसमें मतभेद, संघर्ष या द्वंद्व को सामाजिक जीवन का स्वाभाविक लक्षण माना जाता है। इस मतभेद को दबाने पर बल नहीं दिया जाता बल्कि इसका समाधान ढूंढने पर बल दिया जाता है। राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण के साथ ये मान्यता जुड़ी है कि समाज में मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों और अवसरों में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूह मतभेद, खींचतानी और प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। परंतु इन वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या हो, इस बारे में सहमति, कंसेंसस पाई जाती है। अर्थात समाज सदस्य ऐसे नियम और कार्यविधि, रूल्स एंड प्रोसीड्यूर स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनके अनुसार उनके परस्पर विरोधी दावों को सुलझाया जा सके।
एक बार जो बँटवारा कर दिया जाता है, लोग उसे स्वीकार करके उसका सम्मान करते हैं। नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाता है, उसका उपहास किया जाता है या उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है। गौर देखिए, परंतु इस बँटवारे से सब लोग संतुष्ट नहीं हो जाते। नई माँगें प्रस्तुत करने, नए समाधान ढूँढने और नई व्यवस्था स्थापित करने के साधन और अवसर हमेशा विद्यमान रहते हैं। चौथा देखिए, आपको राजनीति एक अध्ययन विषय के रूप में देखिए, पॉलिटिक्स है द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। देखिए राजनीति की पूरी तस्वीर को देखने समझने के लिए उसके दो महत्वपूर्ण पक्ष ध्यान में रखने होंगे। एक और राजनीति शक्ति का प्रयोग क्षेत्र है, दूसरी ओर यह सामाजिक विकास का साधन। आज के युग में राजनीति के माध्यम से शक्ति अर्जित करने के लिए बड़े बड़े धुरंधर मैदान में उतरते हैं। उनका लक्ष्य यह होता है किसी न किसी तरह लोक मत, पब्लिक ओपिनियन का समर्थन प्राप्त करके शक्ति के स्थान पर पहुंच जाए और फिर अपनी सूझबूझ के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करे। दूसरी ओर लोकमत राजनीति को अपने कल्याण का साधन मानता है। इससे सब साधारण राजनीतियों से बड़ी बड़ी आशाएं करते हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन में राजनीतिक परिवेश का इतना विस्तृत और इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि राजनीति में जनसाधारण की रुचि होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। अब देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जब तुम स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते हो तो तुम वस्तुतः अपने लिए निर्णय करने का अधिकार दूसरों के हाथों में दे देते हो। ये बात रॉबर्ट डाल ने कहा था। रॉबर्ट डाल राजनीति के क्षेत्र में रॉबर्ट डॉ ने कहा था कि राजनीतिक क्षेत्र में जब तुम स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते हो तो तुम वस्तुतः अपने लिए निर्णय करने का अधिकार दूसरों के हाथ में दे देते हो। राजनीतिक क्षेत्र में जब तुम स्वयं निर्णय करने से इनकार कर देते हो तो तुम वस्तुतः अपने लिए निर्णय करने का अधिकार दूसरों के हाथों में दे देते हो। बहुत अच्छी बात रॉबर्ट डॉ ने कहा था। इस तरह मोटे तौर पर राजनीति संबंधित चर्चा 3 स्तरों पर होती है। राजनीतिज्ञों के स्तर पर जो यह हिसाब लगाते हैं कि शक्ति अर्जित करने के दौर में अपनी प्रतिस्पर्धी मात कैसे दी जाए। दूसरा देखिए, सर्वसाधारण का स्तर पर देखिए, यहाँ पर सर्वसाधारण के स्तर पर जो राजनीति को अपने कल्याण का साधन मानकर शासन की नीतियों, कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों की चर्चा और आलोचना करते हैं। और तीसरा देखिए, राजनीति वैज्ञानिक के स्तर पर जिसे इन दोनों से पृथक और तटस्थ रहकर राजनीति का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है। यही विश्लेषण राजनीति विज्ञान कोटि में आता है। पहले दोनों स्तरों पर जो चर्चा होती है वह राजनीति विज्ञान के दायरे में नहीं आती। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रवक्ता या अन्य राजनीतिक राजनीति संबंधित तथ्यों और सामग्री का उपयोग तो करते हैं, परंतु उन्हें राजनीति वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सामग्री प्रस्तुत की जाती है वो राजनीति विज्ञान कोटि में नहीं आती है। उदाहरण के आपको राजनीतिक दल जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, अपने नेताओं और उम्मीदवारों के बारे में जो साहित्य छापते हैं, पोस्टर, समाचार पत्र निकालने, अपने दृष्टिकोण या कार्यक्रम का जो प्रचार करते हैं, वह सब राजनीति वैज्ञानिक के लिए रुचि का विषय तो हो सकता है, परंतु वह राजनीति विज्ञान नहीं होता है। देखिए, दूसरी ओर स्वतंत्र समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में राजनीतिक गतिविधियों का विस्तृत निरूपण होता है। उनसे संबंधित संपादकीय भी लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जनसाधारण में भी राजनीतिक विस्तृत चर्चा होती है। क्लबों, रेस्टोरों या चौपाल में जहाँ भी लोग मिल जाते हैं, चर्चा का विषय घूम फिर कर राजनीति पर आ जाता है। प्राय लोग अपनी परिस्थितियों और अपने परिवेश की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का संबंध राजनीति के साथ जोड़ लेते हैं। सवाल चाहे बढ़ती हुई कीमतों का हो या आवश्यक वस्तुओं के अभाव का, मिलावट के खतरे का हो या भ्रष्टाचार के अभिशाप का, शिक्षितों की बेरोजगारी का हो या बढ़ती हुई गुंडागर्दी, आतंकवाद का, सबकी दृष्टि आखिर सरकार की नीतियों पर जा टिकती है और राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती है। इस बातचीत में लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इसके माध्यम से अपनी राय बनाते हैं या बदलते भी हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह जनमत का निर्माण होता है जो आगे चलकर राजनीति को प्रभावित कर सकता है। परंतु कुल मिलाकर यह राजनीति के दर्शकों की बात होती है, जिसका प्रभाव बहुत सीमित होता है। राजनीति वैज्ञानिक इसका प्रयोग आधार सामग्री के रूप में करता है, जिसका उपयुक्त विश्लेषण करके वो अपने निष्कर्ष निकालता है। यदि राजनीतिक अध्ययन को वैज्ञानिक आधार नहीं देंगे तो हमारा अध्ययन राजनीतिक चर्चा के अन्य रूपों के साथ घुल-मिल जाएगा। इन सारी चर्चा के अंतर्गत जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, राजनीति वैज्ञानिक उन्हें अपने आप में सही या गलत नहीं मान लेता, बल्कि उनके आधार पर केवल यह निर्धारित करता है कि लोग क्या चाहते हैं, राजनीतिक जगत को किस रूप में
देखते हैं सरकारी नीतियों के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में उनकी राय क्या है। देखिए सरकारी नीतियों के बारे में उनकी राय क्या, और इन नीतियों को देखिए, और इन नीतियों को सामने रखकर, और इन नीतियों को सामने रख कर देखिए, और इन नीतियों को सामने रख कर वे किस तरह के कार्य करने को प्रेरित होते हैं। उनके इस तरह के चाहने, देखने, सोचने और कार्य करने से राजनीतिक प्रणाली किस तरह प्रभावित होती है। एक नागरिक के नाते, एक नागरिक के नाते राजनीति वैज्ञानिक, एक नागरिक के नाते राजनीति वैज्ञानिक की अपनी अधिमानताएं प्रेफरेंस हो सकती है, परंतु अपने अध्ययन में उसे व्यक्तिगत अधिमान्यताओं को दूर रखना पड़ता है। एक सच्चे वैज्ञानिक के नाते, एक सच्चे वैज्ञानिक के नाते शासन की विशिष्ट नीतियों और संस्थाओं के बारे में वह इतना ही कह सकता है कि अमुक अमुक परिस्थितियों में अमुक नीति या कायदे कानून का अमुक अमुक प्रभाव होगा। देखिए आप अपनी बात को यहाँ देखिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के यहाँ देखिए, अपनी बात को प्रमाणित करने को उसके पास विस्तृत दृष्टांत होना चाहिए, जिन्हें उसने देखा और परखा हो। यदि कोई नया दृष्टांत उसके कथन में कुछ शर्त जोड़ने की मांग करे, तो उसे अपने कथन में उपयुक्त संशोधन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह राजनीति वैज्ञानिक अपने किसी कथन को अंतिम रूप से मान नहीं ठाता। यदि वह पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज प्राप्त होने का दावा करेगा, तो समाज के निश्चित टायरनी का रास्ता खुल जाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आपको है कि 5 देखिए राजनीतिक व्याख्या, देखिए आपको विभिन्न राजनीतिक व्याख्या, विभिन्न दृष्टिकोण देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, देखिए इन व्याख्या को अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिक्स डिफरेंट व्यू। देखिए राजनीतिक आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत इसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्राचीन और मध्य युग में राजनीतिक को साधारणतः राजा, रईस, सेनापति और राज दरबार के सदस्यों की गतिविधि समझा जाता था। जनसाधारण को केवल उस लोगों की इच्छा का पालन करना होता था, परंतु आधुनिक युग में विशिष्ट वर्गों के अलावा जनसाधारण और उनके विभिन्न समूहों की गतिविधियों को भी राजनीति का अंग माना जाता है, और यह स्वीकार किया जाता है कि सार्वजनिक निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया में संपूर्ण समाज के भिन्न भिन्न वर्ग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरे शब्दों में आज का विशिष्ट वर्ग या सत्ताधारी वर्ग केवल अपनी इच्छा या पूर्ति के लिए शक्ति पावर का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसे अपने शासन की वैधता, लेगिटिमेसी स्थापित करने का समाज के अन्य वर्गों की दृष्टि में सिद्ध करना होता है कि उसकी नीतियों, निर्णय और कार्यक्रमों का ध्येय जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है। जनहित का पता लगाने के लिए जनसाधारण के विभिन्न वर्गों की परस्पर विरोधी इच्छाओं को ध्यान में रखना भी जरूरी हो जाता है। देखिए राजनीति का स्रोत संघर्ष और उसके समाधान से है, परंतु संघर्ष के मुद्दे क्या हैं, उसके समाधान की संभावना क्या है। क्या ऐसी राजनीति संभव है जिसमें संघर्ष पैदा ही ना हो। इन प्रश्नों को लेकर समकालीन राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के स्वरूप के बारे में अनेक दृष्टिकोण परिचित है। इनमें से 3 दृष्टिकोण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उदारवादी दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं लिबरल व्यू बोलते हैं। देखिए आप लिबरल व्यू के अंतर्गत राजनीति को परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य रिकनकिलेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का साधन माना जाता है। दूसरा देखिए आपको मार्क्सवादी दृष्टिकोण, देखिए यहाँ पर क्या मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सिस्ट व्यू। देखिए दूसरा देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण, देखिए मार्क्सिस्ट व्यू आपको यहाँ पर है, मार्क्सिस्ट व्यू की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सिस्ट व्यू, देखिए आपको क्या इसके अंतर्गत राजनीति को वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का क्षेत्र माना जाता है। और तीसरा देखिए समुदायवादी दृष्टिकोण, देखिए कम्युनिटेरियन व्यू, देखिए आप इसके अंतर्गत व्यक्ति को समुदाय का अभिन्न अंग मानते हुए राजनीति को समान हित, कॉमन गुड की सिद्धि का प्रयास माना जाता है। माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या एक उदारवाद, देखिए उदारवाद, यहाँ देखिए उदारवाद लिबरलिज्म की बात यहाँ पर आपको है। देखिए आप उदारवाद लिबरलिज्म का आरंभ आपको यूरोप में 17वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जब वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पादन की औद्योगिक प्रणाली, इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन की शुरुआत हो रही थी। धर्म के क्षेत्र में पोप की सत्ता को चुनौती दी जा रही थी। नए देशों की खोज के कारण वाणिज्य व्यापार बढ़ता जाता और असामंतवादी व्यवस्था, फीडबैक सिस्टम टूटने लगी थी। उदारवाद का ध्येय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन विचारों को बढ़ावा देना था जो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की स्थापना में सहायक सिद्ध हो। देखिए आप आरंभिक उदारवाद में व्यक्ति, इंडिविजुअल को संपूर्ण सामाजिक जीवन का केंद्र मानकर व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया गया। इसमें जॉन लॉक आपको 1632 से लेकर इसमें आपको जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुआर्ट मिल इत्यादि का विशेष योगदान रहा है। समकालीन उदारवाद के अंतर्गत, देखिए यहाँ पर समकालीन उदारवाद के अंतर्गत विभिन्न समूह गतिविधियों को सामाजिक जीवन की धुरी माना जाता है। अतः व्यक्तिवाद की जगह बहुलवाद, प्लुरलिज्म को महत्व दिया जाने लगा है। देखिए यहाँ पर क्या जॉन लॉक की बात, यहाँ पर जॉन लॉक का जीवन का 1632 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहा।
और एडम स्मिथ का जीवन का आपको 1727 से लेकर 1790 ईस्वी तक रहा। जर्मी बेंथम का जीवन काल आपको 1748 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा। और जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन काल 1800 से लेकर 1833 ईस्वी तक रहा। देखिए सामंतवाद फ्यूडलिज्म की बात आपके यहाँ पर की गई है। सामंतवाद फ्यूडलिज्म की बात की मध्ययुगीन यूरोप की वह अवस्था जो आर्थिक दृष्टि से मुख्यतः कृषि एग्रीकल्चर पर आधारित थी। राजनीतिक दृष्टि से इसमें 3 वर्गों की प्रधानता थी। पुरोहित वर्ग, क्लेरिजी, कुलीन वर्ग नोबिलिटी और जनसाधारण कॉमनर्स। भूमि का स्वामित्व कुलीन वर्गों के हाथों में था। जनसाधारण उनके चाकर थे या नौकर थे। पूंजीवाद कैपिटलिज्म देखिए क्या है, देखिए आधुनिक युग की अवस्था जो आर्थिक दृष्टि से मुक्त औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर आधारित है। इसे पूंजीपति निजी लाभ प्राइवेट प्रॉफिट के लिए उत्पादन करते हैं। कामगार अपनी योग्यता और बाजार की मांग के अनुसार कहीं भी जाकर काम करने के स्वतंत्र होते हैं। उदारवाद मुख्य रूप से बाजार समाज व्यवस्था मार्केट सोसाइटी सिस्टम को मनुष्यों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का आदर्श मानता है। पुराने उदारवाद के अंतर्गत बाजार की मुक्त प्रतिस्पर्धा फ्री कंपटीशन पर बल दिया जाता था। परंतु समकालीन उदारवाद मुख्यतः नियंत्रित बाजार व्यवस्था रेगुलेटेड मार्केट सिस्टम के आदर्श को स्वीकार करता अतः वह कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का समर्थक बन गया है। अब एक उदारवादी को हम लिबरलिज्म बोलते हैं। देखिए राजनीतिक वह सिद्धांत जिसमें मनुष्य को विवेकशील प्राणी रैशनल क्रिएचर मानते हुए उसकी स्वतंत्रता और लिबर्टी को बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है, ताकि लोग अपने अपने विवेक के अनुसार अपने विवेक के अनुसार अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ लेन देन कर सके। वस्तुतः उदारवाद लोगों के सामाजिक संबंधों को बाजार संबंधों मार्केट रिलेशन के सांचों को ढालने का समर्थन करता है। उदारवाद के अंतर्गत सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी को लोगों के परस्पर विरोधी हितों कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में सामंजस्य रिकनकिलेशन स्थापित करने का साधन माना जाता है। अब यहाँ पर मार्क्सवाद किसे कहते हैं। देखिए मार्क्सवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ जब मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित पूंजीवाद अपने उत्कर्ष पर था। देखिए नया पूंजीपति वर्ग विशाल धन संपदा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। परंतु नए कामगार वर्ग की दशा बहुत ही खराब थी उस समय। देखिए आप उस समय कार्ल मार्क्स 1883 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने संपूर्ण इतिहास का विश्लेषण करके यह विचार सामने रखा कि निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी के स्वामित्व के आधार पर समाज हमेशा धनवान और निर्धन वर्गों हैव्स एंड हैव्स नॉट में बटा रहा है। धनवान देखिए आप धनवान वर्ग बहुत सारी वर्ग का डोमिनेंट क्लास रहा है और निर्धन वर्ग पराधीन वर्ग डिपेंडेंट क्लास रहा है। इन दोनों के हित हमेशा परस्पर विरोधी रहे। आधुनिक औद्योगिक युग में तो क्या आप आधुनिक औद्योगिक युग में राजनीतिक दृष्टि से सब मनुष्यों की स्वतंत्रता का दावा तो किया जाता है, परंतु सामंतवाद के पतन के बाद आर्थिक दृष्टि से समाज फिर पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट क्लास और कामगार वर्ग वर्किंग क्लास में बट गया है। राज की सारी शक्ति पूंजीपति वर्ग के हाथों में आ गई है, जो समाज उत्पादन के साथ मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन का स्वामी है। देखिए इससे कामगार वर्ग की स्वतंत्रता निरर्थक हो गई है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक समाज आर्थिक दृष्टि से परस्पर विरोधी वर्ग को म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक क्लासेज में बटा रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक व्यवस्था जनसाधारण या कामगार वर्ग को पराधीनता की बेड़ियों से नहीं छुड़ा सकती। अतः मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल की अनिवार्यता पर बल दिया और यह विचार रखा कि इस संघर्ष में कामगार वर्ग को संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करना होगा और उत्पादन के प्रमुख साधनों मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सामाजिक स्वामित्व सोशल ओनरशिप स्थापित करके समाजवाद सोशलिज्म लाना होगा, ताकि अंत एक वर्गहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी का उदय हो सके। अब यहाँ पर मार्क्सवाद जिसको मार्क्सिज्म बोलते हैं उसको समझिए। राजनीति का वह सिद्धांत देखिए जिसे जर्मन दार्शनिक नहीं खाएगी। देखिए राजनीति का वह सिद्धांत जिसे जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1888 ईस्वी तक और उसके सहयोगी ने स्थापित किया था। यह सिद्धांत मानव सामाजिक समस्याओं को इतिहास हिस्ट्री के माध्यम से समझने का प्रयत्न करता है और इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों फोर्स और वर्गों क्लासेस के संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट की प्रक्रिया के रूप में देखता है। यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन की त्रुटियों का पैदा होता है, जिसमें कुछ लोग समाज उत्पादन के साथ मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है।
हाँ, कर लेते हैं और शेष समाज को अपनी बनाई हुई शर्तों पर श्रम लेबर करने की विवश कर देते हैं। इससे समाज धनवान और निर्धन वर्ग हैप्स और हैप्सनट में बढ़ जाता है। इन वर्गों का संघर्ष ही संपूर्ण इतिहास की कुंजी है। मार्क्सवाद यह मानते हैं कि पूंजीवाद कैपिटलिज्म के दौर में यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पहुंच गया है। इसमें कामगार वर्ग अपना शक्तिशाली संगठन बनाकर पूंजीपति वर्ग को धाराशायी कर देगा और सामाजिक उत्पादन के साधनों में पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित कर देगा। इस तरह समाजवाद सोशलिज्म के माध्यम से वर्गहीन समाज क्लासेस सोसाइटी उदय का रास्ता तैयार करेगा। देखिए समुदायवाद कम्युनिटेरियनिज्म, देखिए समुदायवाद कम्युनिटेरियनिज्म आपको यहाँ देखिए समुदायवाद कम्युनिटेरियनिज्म एक समकालीन दर्शन है। इसकी उत्पत्ति उदारवाद की आलोचना से हुई है। देखिए आप आज के युग में देखिए आप क्या आज के युग में सुख सुविधाओं के साधन तो बहुत बढ़ गए हैं और आम खुशहाली भी बढ़ी। यहाँ यह तक दिया जाता है कि परंतु आर्थिक सुरक्षा इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बीच भी मनुष्य को भावात्मक सुरक्षा इमोशनल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं है। वह भीड़ के बीच भी अकेला हुआ समाज में तो रहता है परंतु समाज के साथ कोई लगाव या अपना अनुभव नहीं करता। समुदायवाद व्यक्ति और समाज के इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का प्रयत्न है। समुदायवाद के समर्थक यह मानते हैं व्यक्ति का अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व सामाजिक जीवन की देन है। भिन्न व्यक्ति एक दूसरे से कटी हुई इकाइयां नहीं है बल्कि वे समाज की आकृति में एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु। सब व्यक्ति अपने समुदाय कम्युनिटी के सदस्यों के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए जब तक वे इस रूप में जुड़े रहते हैं तब तक वे सार्थक जीवन बिताते हैं। और जब भिन्न व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं तब उनका जीवन बिखर जाता है और उनके यथार्थ हित की सिद्धि नहीं हो पाती। इसके लिए उन्हें संपूर्ण समुदाय के हित को पहचान कर उसकी सिद्धि में अपना योगदान देना चाहिए। वैसे समुदायवाद एक आधुनिक विचार है परंतु इसके आलंबिक संकेत प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु तथा 18वीं और 19वीं शताब्दी के अनेक विचारकों के चिंतन में मिलते हैं। इनमें जे रूसो GWF हैगेल और TH ग्रीन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके समकालीन प्रवर्तकों में एल्सेडियर, मैकिंटायर, माइकल सैंडर और चार्ल्स विशेष रूप से विख्यात है। देखिए जे रूसो का आपको जीवन का 1712 से 1778 ईस्वी तक रहा और GWF हैगेल का जीवन का 1770 से 1831 ईस्वी तक रहा। TH ग्रीन का जीवन का 1836 से 1882 ईस्वी तक रहा। अब हम देखिए कई समुदायवाद की बात है। कम्युनिटेरियनिज्म में हम देखिए राजनीति वह सिद्धांत जो समुदाय कम्युनिटी के जीवन से जुड़े मूल्यों वैल्यूज को सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी का उपयुक्त आधार मानता है। इसके अनुसार आपको व्यक्ति का शुभ गुड समुदाय के सामान्य शुभ कॉमन गुड का अभिन्न अंग है। देखिए समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा कल्चर ट्रेडिशन और उसमें परिचित सामाजिक भूमिका सोशल रोल्स के संदर्भ में सामान्य शुभ का पता लगा सकते हैं और उसकी सिद्धि का पतन कर सकते हैं। उसी को हम समुदायवाद कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए क्या संक्षिप्त उदारवाद यह मानता है कि केवल राजनीतिक और कानूनी स्वतंत्रता पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रीडम मिल जाने पर सब मनुष्य स्वतंत्र हो जाते हैं और वे खुले बाजार ओपन मार्केट के तौर तरीके अपनाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हुए अपने संबंधों को सबके हित में नियमित कर सकते हैं। विभिन्न समूह अपने हित को बढ़ावा देने के लिए अपने हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप बनाकर परस्पर संबंधों का समायोजन कर सकते हैं। परंतु मार्क्सवाद यह मानता है कि जब तक निजी संपत्ति की संस्था विद्वान है तब तक आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से समाज प्रभुत्वशाली और पराधीन वर्गों में बटा रहेगा। उनमें होने वाले कोई भी समझौता केवल पराधीन वर्ग के दमन ऑपरेशन और शोषण एक्सप्लॉयटेशन का साधन होगा। अतः जनसाधारण की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करना जरूरी है। इस तरह मार्क्सवाद समाज के आर्थिक ढांचे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आधार बेस मानता है और कानूनी राजनीतिक धार्मिक नैतिक तथा सांस्कृतिक तत्वों की अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर की संज्ञा देता है। यह अधिरचना किसी भी युग में समाज के आर्थिक ढांचे के अनुरूप विकसित होती है। फिर जहाँ उदारवाद व्यक्ति के अधिकार और राइट्स पर बल देता है और समुदायवाद उसके कर्तव्यों ड्यूटीज और दायित्व ऑब्लिगेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उदारवाद व्यक्ति के स्वार्थ साधन परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट की पूरी छूट देता है। वह यह मानता है कि जब पृथक व्यक्ति अपने स्वार्थ साधन को तत्पर होते हैं तब उनके परस्पर लेन देन से समान हित कॉमन गुड की सिद्धि अपने आप हो जाती है। दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति को एक दूसरे से कटी हुई इकाइयों के रूप में देखता है जिनका परस्पर संबंध स्वार्थ पूर्ति भावना से प्रेरित होता है। इसके विपरीत समुदायवाद यह मानता है कि भिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों को जोर से देखिए समुदायवाद यह मानता है कि भिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों के जोड़ से समान हित का निर्माण नहीं होता। वास्तव में समान हित का स्रोत पूरा समुदाय है। व्यक्ति का हित उसकी देन है। व्यक्ति का हित उसकी देन है। समान हित ऐसी झील नहीं है जिसमें पृथक व्यक्तियों के हितों की धाराएं आकर समा जाती हो। यह ऐसा विशाल स्रोत है जिसमें व्यक्तियों के हितों की शास्त्रों धाराएं फूटती है। समान हित सूर्य है। समान हित आपको सूर्य व्यक्तियों के हित उसकी किरणें हैं। किरणें मिलकर सूर्य का निर्माण नहीं करती बल्कि वे
सूर्य की देन है, बल्कि वे स्वयं सूर्य की देन है। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपको कि राजनीति का देखिए आपको राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण देखिए, लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स यहाँ पर देखिए। लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स देखिए आपको राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण की मुख्य मुख्य मान्यता ये है। अपराध को राजनीति समूह की राजनीति समूह की गतिविधि देखिए, पॉलिटिक्स इज ए ग्रुप एक्टिविटी। राजनीति देखिए यहाँ पर राजनीतिक उदारवादी दृष्टिकोण व्यवहार के धारा पर समाज के भोरवादी दृष्टिकोण प्लुरलिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न व्यक्ति विभिन्न समूह के सदस्यों के रूप में अपने अपने हितों की देखरेख करते हैं। अतः समाज में बहुत सारे समूह बन जाते हैं जो अपने अपने ढंग से संगठित होते हैं। ये समूह अपने प्रतिस्पर्धी समूह कंपीटिंग ग्रुप्स के हितों के विरुद्ध अपने अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। इन्हें हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है। उदाहरण के दुकानदार और उपभोक्ताओं के समूह अपने अपने सदस्यों के परस्पर विरोधी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मालिक और मजदूर जमींदार और किसान मकानदार और किराएदार अपने अपने हित समूह के माध्यम से अपने अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। इन परस्पर विरोधी हितों के टकराव से ही आगे चलकर राजनीति का जन्म होता है। राजनीति आपको पॉलिटिकल पार्टी और विभिन्न हित समूह की मांगों में तालमेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। राजनीति देखिए क्या राजनीति आपको आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अथॉरिटी। देखिए राजनीति में विभिन्न समूह की परस्पर विरोधी मांगों का समाधान ढूंढने के लिए ऐसी नीतियां, निर्णय और कानून बनाए जाते हैं जो उन समूह को मान्य हो या कम से कम वे उनका पालन करने को तैयार हो। यह सच है कि इनसे सब समूह की सब मांगें पूरी नहीं हो जाती, परंतु जनसाधारण को यह विश्वास होना चाहिए कि ये कानून उचित अधिकारियों या उचित संस्थाओं के द्वारा उचित रीति से बनाए गए और उनमें सबके हितों का ध्यान रखा गया। ऐसा विश्वास होने पर लोग अपने मन से कानून का पालन करेंगे। फिर भी इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने के सरकार के पास सख्ती पावर होना जरूरी है। उदाहरण के सड़कों पर सभी प्रकार के यातायात की सुविधा के लिए यातायात के नियम बनाए जाते हैं, संकेत लगाए जाते हैं, लाल और हरी बत्तियों की व्यवस्था की जाती है और पुलिस कांस्टेबल तैनात किए जाते हैं। साधारणतः लोग अपने आप इस व्यवस्था का पालन करते हैं, परंतु नियमों और संकेतों को उल्लंघन करने वालों को पकड़ने और दंड दिलवाने के लिए यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाती है। इस तरह आधिकारिक सत्ता के प्रयोग से आपको राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब राजनीति परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य का साधन है। देखिए पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। देखिए उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार आपको आधिकारिक सत्ता का प्रयोग किसी वर्ग पर दूसरे की इच्छा को थोपने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह ऐसी इच्छा को व्यक्त करती है जहाँ परस्पर विरोधी वर्गों में समझौता हो जाता है। दूसरे शब्दों में आपको उदार समाज के अंतर्गत परस्पर विरोधी वर्ग अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं करते, बल्कि शुरुआत समझौते के आधार पर कोई ऐसा समाधान निकाल लेते हैं जिसमें सबके हितों का ध्यान रखा गया हो। राजनीति का प्रयोग ऐसा समाधान ढूंढने के लिए ही किया जाता है। अतः राजनीति मूलतः संघर्ष के समाधान का साधन है। राजनीतिक माध्यम से समाज में ऐसी नीतियां, निर्णय और नियम बनाए और लागू किए जाते हैं जो परस्पर विरोधी समूहों के हितों में सामंजस्य का साधन हो। उदाहरण